वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, ये है वो वीडियो जिसमें हम एमडी कैट के नए सिलेबस के हवाले से, जो कि नेशनल एमडी कैट 2021 के हवाले से पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने सिलेबस जारी किया, पब्लिश किया, और सो दैट एवरीबडी कुड नो इट एंड रीड इट कि इसमें वो किस तरह का पेपर जो है वो लेना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जिस जब से ये पीएमसी आया है, या जैसे जब भी पहले यूएचएस था, तो वो जो सिलेबस दिया होता था या उसके जो कंटेंट्स होते थे, पैटर्न तो थोड़ा बहुत ऐसा होता था, लेकिन बहुत कम उसके मुताबिक जो है वो पेपर आया करता था। तो यहाँ पर पीएमसी ने जो 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 सिलेबस दिया, हम उससे बात करेंगे कि एमडी कैट इंग्लिश का एम क्या है, मकसद क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और सिलेबस एमडी कैट में बात करेंगे। तो यहाँ से उन्होंने अपना ये एम बताया है, और इसका मेन एम यहाँ पर है कि वो ये चाहते हैं कि इंग्लिश स्किल्स को सीखें, लैंग्वेज, एंड टू evaluate how prepared they are for undertaking graduate studies in medicine in English। ये है वो प्रॉपर, या जो एम उनका, कि वो मेडिसिन की इंग्लिश जो है ना, मेडिसिन पढ़ने के लिए जो इंग्लिश दरकार है वो उस पर पूरा उतरते हैं। तो मेडिसिन की इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए एज सच ग्रामर की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक उनकी जो वोकेबलरी होती है मेडिकल की, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, और उसके मुताबिक अपना सिलेबस जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। तो आई डोंट नो कि ये इनका क्या मकसद और कैसे वो देते हैं। तो इसमें सिलेबस सिलेबस डिज़ाइन करना, पेपर सेट करना, और बच्चों को एवेल्यूएट कर देना कि यार ये इस मकसद के लिए तैयार हैं, इट्स रियली अ टफ थिंग। ये आसान काम नहीं है नहीं। उन्होंने बेंचमार्क में ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, और ये जो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो HHC है, ये आपकी मैट्रिक स्ट्रीम है, यानी FSC है, और ये CIE जो है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, इसमें जो ओ लेवल्स के बच्चे या ए लेवल्स के बच्चे पढ़ के सामने आए हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो, और इनका जो सिलेबस है उसके मुताबिक कहीं जाकर ये पेपर को इस्टेब्लिश कर सके। तो इन्होंने कोई डिफिकल्ट कहते हैं कि बैलेंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट बेंचमार्क्स विद इंग्लिश सिलेबस आउटलाइन फॉर एमडी कैट। तो उन्होंने कोई बैलेंस सिस्टम बनाया होगा, क्या बनाया होगा इसको छोड़ें सारी बातें। ये जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने लिखे हैं और जिन्होंने बेंचमार्क दिया है, ये इंतहाई फजूल किस्म का दिया हुआ है। मतलब लगे लिपटी बात करने, सीधी सीधी बात करो। इनको ये सिर्फ जो है ना, अगर ये देखें, अब ये जो कंप्रीहेंड की वोकैबलरी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या, कौन सी की वोकैबलरी को समझना है। अब उन्होंने बेंचमार्क में और वर्ड लिखा हुआ है, कंटेंट में कुछ और वर्ड लिखा हुआ है। कंटेंट में ये ठीक है, कंटेंट ये है कि उन्होंने एफएससी की बुनियाद पर जो सिलेबस में जिन बच्चों ने एफएससी में इंग्लिश पढ़ी, उसकी बुनियाद पर जो वोकैबलरी थी, और जो ओ लेवल्स के बच्चों ने जिस अंदाज का स्ट्रक्चर जो अंग्रेजी पढ़ी हुई है, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओ लेवल के बच्चों की अंग्रेजी का लेवल बहुत अच्छा है, एफएससी के बच्चों की वो चंद रटे रटाए जो है ना वो वर्ड्स मौजूद हैं, उनका क्रैमिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो इसमें अब वो किस अंदाज से एवेल्यूएट करने जा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे कि जो वोकैबलरी का की है, ये एक हेडवर्ड दे के 4 ऑप्शंस देंगे, या सिनोनिम एंड कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से देंगे। तो ये उन्होंने कोई बात नहीं बताई, उन्होंने ये बताना शुरू किया है कि आपको क्या करना है, यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग strategies to determine meanings of key vocabulary like contextual clues, background or prior knowledge, morphology, syntax, phonics, knowledge of word relationship, knowledge of synonyms, antonyms और homophones। ये इसका ये कैसे पेपर लेंगे, कोई पैटर्न यहाँ पे वजाहत के साथ नहीं बताया हुआ। कि चलें जी हाँ, तो ये तो बात होगी कि उन्होंने कोई वोकैबलरी के वर्ड्स जो हैं वो एफएससी और ओ लेवल्स के लेवल के रिपीटेड वर्ड्स, इसको उन्हें उनकी ये कहना चाहिए था कि हाईली रिपीटेड वर्ड्स वो होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर मुसलसल यूज होते हैं। और अगर आपके पास डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बुक बना के एकेडमिक वर्ड्स बनाए हुए, दे आर नॉट मोर देन 500 टू 600 वर्ड्स। वो एक लिस्ट बना देते हैं, उसमें वो रिपीटेड वर्ड है। आप चाहे एकेडमिक वर्ड पढ़ रहे हैं, आप चाहे कोई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वो वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, उनके डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग्स आ रहे होते हैं। तो वो लिस्ट बनी होती, तो आप उसको टेस्ट कर लेते। अब ये बड़ा एम्बिगुअस और बड़ा वेग सा कॉन्सेप्ट है कि जी उसकी आप कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग याद करें। अगर कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग तब याद करें ना कि जब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस दिया हो, सेंटेंस में से मीनिंग निकालना हो, तो इसका मतलब कि फिर वो सेंटेंस एक सेंटेंस देंगे, उससे पूछेंगे, बताएंगे इसका पर्टिकुलर टिपिकल वर्ड बताएं। तो अब ये जो मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फोनेक्स नॉलेज, ये सारे के सारे वोकैबलरी को याद करने के और गेस करने के तरीके हैं।
और हम इसमें मैं बात भी करूँगा कि वोकैबुलरी को याद करने का ये वाला फ़ॉर्मूला मैंने आपके सामने एक डिस्कस किया, जो बच्चे मुझे जानते हैं क्लासरूम के अंदर, वो हमने जो ग्रास्प GRASP ग्रास्प PT का फ़ॉर्मूला है, इसमें से 3 वर्ड ऐसे हैं, ऐसी टेक्टिक्स हैं, टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ी के अनफैमिलियर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और 3 ऐसे वर्ड हैं, 3 ऐसी टेक्निक है जिससे हम उन लफ्ज़ों को याद करने में मदद देते हैं। ये एक अलग फ़ॉर्मूला है, ठीक है जी। अब ये जो डेमोंस्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और ये डेमोंस्ट्रेट एबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये चाहे दूसरा है या तीसरा है, ये करेक्शन है। ये करेक्ट यूज ऑफ ये स्पॉट द एरर, ये जो है ना वो करेक्शन है। मतलब उसने 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कि कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो इसके अंदर टेंसेस का एक पोर्शन हो सकता है, ठीक है। और आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन रिटन टेक्स्ट। रिटन टेक्स्ट के अंदर वो कहेगा कि मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें, तो ये करेक्शन नहीं है, ये है यूसेज वाला क्वेश्चन, जो आप इससे पहले से ही फैमिलियर हैं कि एक सेंटेंस के अंदर वो 4 जगह पे अंडरलाइन करके पूछेगा किसमें मिस्टेक है। तो ये तो यूसेज है, तो वो उसको कहना चाहिए था कि यार आप जो है ना वो करेक्ट ग्रामर के अंदर करेक्ट टेंस, वो ये हेडिंग असल में है कि टेंसेस की आप प्रैक्टिस कर लें, और ऑल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और फ्रेगमेंट्स, ये ऑलरेडी बच्चों को पहले से ही पता है, वो उन्होंने सेकेंड ईयर के अंदर इंग्लिश पढ़ी हुई है। फिर डेमोंस्ट्रेट एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड यूज ऑफ द राइटिंग, ये बिल्कुल सेम वही टॉपिक है कि जी आप यूसेज करें। उसके अंदर उसने क्या किया है कि आइडेंटिफाई सेंटेंस विद करेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल, तो ये भी वही चीज़ लिखी हुई है। आइडेंटिफाई सेंटेंस विद इनकरेक्ट ग्रामेटिकल, ये भी वही चीज़ लिखी हुई है। आइडेंटिफाई यूज इनएप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन, अब ये कैपिटलाइजेशन पंक्चुएशन एक टॉपिक है, उसे कहना चाहिए था कि पंक्चुएशन का जो टॉपिक है वो यूसेज में आएगा। वो कहता है जी कि कॉलन्स, कॉमास, सीरीज, अपॉस्ट्रोफी एंड पोजेसिव और प्रॉपर नाउन, ये सारे ग्रामर के टॉपिक हैं। वो कहता है जी एक सेंटेंस के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। सिंपल बताता है, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी इसको। अब आगे चलते हैं, अगले के अंदर वो ये कहता है डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रपोज। अब देखिए मतलब सेंस उसकी नहीं बनाई हुई है, सिंपल वो कहता है भाई कि अब यहाँ पे आपकी करेक्शन आने वाली। करेक्शन का मतलब ये है कि करेक्शन का मतलब ये है कि वो 4 ऑप्शन देगा, 4 सेंटेंस बनाएगा, बताएगा अल्फा ऑप्शन, बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन, ये सेंटेंस बीटा चार्ली, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो वो टॉपिक क्या है, आइडेंटिफाई मिस्टेक इन यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, बिल्कुल वही बात कर गया वो। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, फिर उसने पहले बात कर दी थी कि आर्टिकल की मिस्टेक आएगी। आइडेंटिफाई मिस्टेक इन द यूज ऑफ आर्टिकल, फिर वही बात करी जा रहा है। मतलब यार सेंस कौन लोग हैं यार ये जो बनाते हैं इस तरह की। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, फिर वही आर्टिकल की बात कर गया। आर्टिकल एंड prepositions फॉर अ पर्टिकुलर, I'm really getting irritated for this kind of syllabus that they have established and written. I'm really want to know that person who has made that syllabus. Then you use the text prescribed used in at, फिर वही बात के जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट जो कॉमन चीज़ें हैं, उसमें वो किस अंदाज से ग्रामर को लेके चलते हैं। ओ लेवल्स के अंदर ऐसे ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती भाई, नहीं पढ़ाई जाती। वो सिर्फ जो उसके अंदर ऐसे लिखना होता है, और उसके अंदर आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है। वहाँ पे दे डोंट लाइक के बताएं जी इसमें गलत मिस्टेक, कौन सा गलत सेंटेंस है, इसमें क्या मिस्टेक है, दे डोंट टॉक अबाउट लाइक दैट। Demonstrate ability to identify mistakes in sentences in short written text. These errors could be inappropriate word order. ये भी वही करेक्शन वाली बात है। इसमें वो कहता है जी आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर, स्टाइल, वोकैबुलरी एटसेट्रा। अब ये भी वही चीज़ है, इसमें डिक्शन वाली बात ऐड कर दी उसने, कुछ भी नहीं किया। अब ये जितनी भी उसने 4-5 हेडिंग्स दी हैं, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं। एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन दिया आएगा, एक करेक्शन का, मतलब कब लिख देता हूँ मैं आपको। एक जनाब जी उसने कहा जी कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन आएगा, वोकैब का। दूसरा उसने कहा जी कि यूसेज का क्वेश्चन आएगा, और तीसरा उसने बताया कि करेक्शन का क्वेश्चन आएगा। दैट इज ऑल। उसके टॉपिक्स बता दिए, एग्रीमेंट मिस्टेक आएगा, आर्टिकल आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब्स की बातें आएंगी, और ये डिक्शन वाली मिस्टेक आएगी। ये चीज़ें बता दी। मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर ये बड़े वजाहत के साथ चीज़ों को क्लैरिफाई करके बता देता हूँ। हाँ, ये वाला जो छठा पॉइंट जो उसने ऐड कर दिया है, ये है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये नई चीज़ ऐड की है बिल्कुल। डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब ये जो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, ये आई डोंट नो कि वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देकर
नीचे 4 ऑप्शन देगा या किस अंदाज से देगा, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो कॉम्प्रीहेंड सिंपल ब्रीफ पैसेज, मतलब ये पैसेज को अंडरस्टैंड करना, ज़ाहिर बात है 4 ऑप्शंस होंगी नीचे। वो कहेगा कि बताएं व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द मेन आइडिया, वो कहेगा कि जी व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, या वो हालांकि इसने अलग से एक ऑप्शन दे दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन अलग से भी देगा। तो ये भी कॉम्प्रहेंशन पैसेज दिया, जैसे आपने 9th 10th के अंदर एक पैसेज दे के नीचे 4 10 क्वेश्चन होते थे, इसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा। इससे सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पोस्टेड टेक्स्ट। जी बिल्कुल, वो जो टेक्स्ट दिया नीचे 4 उसके ऑप्शन होंगे, तो पूछेगा कि इसका मेन आइडिया क्या है, इसका टाइटल क्या है, स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में पूछेगा, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज वाला क्वेश्चन आ सकता है। यूज द टेक्स्ट प्रिस्क्राइब यूज इन एच ओ लेवल्स, सॉरी एंटर स्ट्रीम, मैट्रिक स्ट्रीम और CIE मतलब ओ लेवल्स एज सैम्पल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और ओ लेवल की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 700 वर्ड होते हैं और उसमें फॉलोड बाय 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सी की बात करूँ, एंटर लेवल के अंदर इस तरह की कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन आंसर आ रहे होते हैं। तो ये देखें कि अजीब सी वही बात कर दी। हम इसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा जी आपको बाद में। ये है जी वो PMC की बिल्डिंग, जिसमें बैठ के वो ऐसे फैसले करते हैं कि जी बच्चों के साथ ऐसे खेला जाए, बच्चों को ऐसे तंग किया जाए, बच्चों को इस अंदाज से तंग किया जाए। ये बिल्डिंग देख ले भाईजान, हो सकता है आपको कल वहाँ पर इकट्ठे होकर ये शीशे की बिल्डिंग को पत्थर मारने पड़ जाए। वैसे अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसी सूरत ना ही हो तो आपको। बेटा ये यूसेज और स्पॉट द एरर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पीछे पास पेपर में करते रहे आप लोग। ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है एक्स्ट्रा, और ये एक सेंटेंस बना हुआ है, ही केम टू द हर्डल्स दैट ही रिमेंबर्ड over which he had won so easy a victory। 4 जगह पे ऑप्शन लगा हुआ है, अल्फा बीटा अल्फा, यहाँ पे बीटा ये है चार्ली और ये है डेल्टा ऑप्शन। तो ही केम टू हर्डल, ये बेटा जी ही केम पास्ट टेंस है, ही रिमेंबर्स होना चाहिए था या ही रिमेंबर्ड होना चाहिए था। 10 सीक्वेंस का की मिस्टेक है, तो ये बीटा ऑप्शन हमारा जो है मिस्टेक है। ओवर विच ही हैड वन सो इजी अ विक्ट्री, ये नाउन है और ये इसके साथ आर्टिकल आ सकता है, तो हमारा ऑप्शन बीटा। इस तरह करके क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने, यही ऑर्डर वो फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये फोकस है, और फोकस किसके ऊपर करना है, अंडरलाइन वर्ड्स के ऊपर आपने फोकस करना है। इसके बाद एग्रीमेंट मिस्टेक का देखना है क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इसके बाद वर्ब टेंस सीक्वेंस, एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और डिक्शन का मतलब है वर्ड चॉइस। ये बिल्कुल वही टॉपिक जो उसने ऊपर दिए, मैंने इसको तरतीब से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है जी। इसी तरह से एक और ये ग्रामर के टॉपिक को तैयार करने के लिए एक नाप वापसी का बड़ा मशहूर एक ये एक एनाग्राम है। ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वोकैबुलरी, ये आपके नाप वापसी हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये आप देखते हो कि शीप्स आर ऑल ओवर द ग्राउंड, तो शीप्स नहीं होता, शीप होता है, ये आपका अल्फा में प्रॉब्लम है। मैन वाज वॉकिंग ऑन द लश ग्रीन, मैन से पहले आर्टिकल ए आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉमन नाउन जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो हम ए लगाते हैं, लेकिन अगर मैन जनरल सेंस में आएगा तो हम उसके साथ आर्टिकल द या ए नहीं लगाते। जैसे हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही तो ए मैन आएगा। माई फ्रेंड इज मोर स्मार्टर, अब मोर और स्मार्टर दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते, चार्ली में प्रॉब्लम होगा। इस तरह से द टीचर शुड टेक केयर ऑफ देयर, द टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पर देर नहीं आएगा, यहाँ पर हिज आना चाहिए। इस तरह से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सीक्ड नहीं होता, सॉट होता है, वर्ब की मिस्टेक है। एट दिस फ्रेश लुकिंग बटर टेस्ट, रेंसेड नहीं होगा, रेंसेड होगा, क्योंकि सी साउंड स्मेल टच के बाद आने वाले वर्ड एडवर्ब नहीं यूज होते, एडजेक्टिव यूज होते हैं। इस तरह preposition ही promised to help us within the 11th hour, he promised to help us इन द 11th आवर, ये विद एक्स्ट्रा आ गया हुआ है, preposition यहाँ पे यूज नहीं होगा, ही promised to help us in the 11th hour, आखिरी लम्हों में उसने हमारा प्रॉमिस किया। तो कंजंक्शन में होता है कि दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉज को जोड़ने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। द पेशेंट हैड डाइड एंड द डॉक्टर केम नहीं होगा, बल्कि आफ्टर द डॉक्टर हैड, मतलब द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर एंड की जगह बिफोर का वर्ड आना था। इस तरह से इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स कहते हैं, व्हाट अ लवली नाइट दिस, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना था, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता। इस तरह करके क्वेश्चन जो है वो यूसेज के क्वेश्चन आते हैं, और यू कैन अंडरस्टैंड इट और यू कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट। इसी तरह से ये एक और करेक्शन के क्वेश्चन इस तरह है। करेक्शन के अंदर वो ये क्या करेगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, जैसे बिल गेट्स इज वन ऑफ द वेल्दीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और बिल गेट्स वन ऑफ द वेल्दीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और बिल गेट्स वन ऑफ द मोर वेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड। इसमें देखें द वेल्दीस्ट पर्सन है,
ठीक है, इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन। अब जब वन ऑफ के साथ जिक्र आता है तो यहाँ पर नाउन प्लूरल हो जाता है, और इज वन ऑफ द वेल्दी पर्सन नहीं, जब हम सबकी बात कर रहे हैं इन द वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे वेल्दीएस्ट आना चाहिए था, तो ये वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन भी आ गया, ये हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। और बिल गेट इज वन ऑफ द मोर वेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड, ये मोर गलत है, तो इसमें हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। ये है करेक्शन के क्वेश्चन, और इस अंदाज से आपने इसको सॉल्व करना है। और इसके अंदर भी फोकस करते हुए आपने क्या चीज़ें फोकस करनी है, नोटिस द डिसिमिलर वर्ड्स इन द पोजीशन। यहाँ पे जब चारों ऑप्शन देखें डिफरेंट कौन कौन से वर्ड हैं, तो जो जो डिफरेंट है उस पर फोकस करते जाएं कि मिस्टेक कहाँ, या तो एग्रीमेंट की मिस्टेक होगी, या एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन होगा, या प्रेपोजिशन मिस्टेक होगी, या कंजंक्शन की होगी, या आर्टिकल की होगी, या स्पेलिंग एंड डिक्शन की मिस्टेक होगी, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई करने की जरूरत नहीं है, इस पर फोकस कर लें आप। इसके बाद जनाब ये जो वोकैबुलरी के हवाले से क्वेश्चन कैसे आएगा, वोकैबुलरी के लिए वो या तो सेंटेंस में वर्ड देकर आपसे पूछेगा कि बताएं भाई इसका, जैसे वो कहे कि ऑलवेज विंस द रेस बिकॉज ऑफ हिज सेलेरिटी, और सेलेरिटी को अंडरलाइन करके, सेलेरिटी को अंडरलाइन करके वो कहे कि इसका मुझे मतलब बता दें कि सेलेरिटी का ये नीचे गिवन ऑप्शन के अंदर क्या में मतलब है, तो कॉन्टेक्स्ट के जरिए से हम सेलेरिटी का मतलब बता सकते हैं। लेकिन वो ये भी दे सकता है कि एक वर्ड आपको दे दे, जैसे असईजुअस वर्ड दिया है, क्या मतलब इसका एम्पैथी है, इंडस्ट्रियस है, ऑनवी है, इनक्लेमेंट है, तो इसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स उसने दी हुई हैं। ये ओ यू एस एंड वाला जब खत्म होता है वर्ड, तो ये हम सफिक्स कहते हैं उसको, अफिक्सेस या ये सफिक्स होते हैं, इस तरह से प्रीफिक्स होते हैं, तो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस से हम मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई ओ यू एस पे खत्म होने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, और देखें यहाँ पर भी उसने ओ यू एस पे खत्म होने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, दोनों की शक्लें सेम है, और ये हमारा ऑप्शन है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स विद विच वी कैन फाइंड आउट द मीनिंग। हमें उसके मीनिंग्स का नहीं पता, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हुई, फोकस क्या करना है आपने, एक्सक्लूड द वर्ड, रॉन्ग वर्ड्स एक्सक्लूड कर दें, फॉर्म, फंक्शन और मीनिंग से हम इसके जो है ना वो वर्ड के मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एटमोलॉजी है, ग्रास पीटी का फार्मूला है, इसके ऊपर अलग से एक मैंने पूरी वोकैबुलरी के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि वोकैबुलरी के वाले से आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ले बेटा, ये मैंने आपके लिए एक जर्नल सा इमेज बनाया। आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस, फ्रेगमेंट्स का पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता होना चाहिए, आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन का पता होना चाहिए, पंक्चुएशन का पता होना चाहिए, और आपको रन ऑन लाइन, कॉमा, सप्लाइज का पता होना चाहिए। ये सारे जो है ना लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं इसी चैनल के ऊपर। इनकी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स तक वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ कुछ इनकी टेस्ट की डिस्कशन भी मौजूद है, मोर देन इनफ है, इसके ऊपर आप एक दफ़ा भी देख लेंगे तो आपके लिए ये सफिशेंट होगा। जैसे ये सेंटेंस करेक्शन है, और इसमें यूसेज स्पॉट द एरर, ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सेंटेंस करेक्शन है ये सिंटैक्स को रिलेट करती है कि हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड, और यूसेज बताती है कि मीनिंग्स क्या है, सेमेंटिक्स, मीनिंग द वर्ड्स, और ये आप किस तरह से ये मीनिंगफुल अटरेंस और ग्रामर बन जाती है। ये है ग्रामर का टॉपिक, ठीक हो करी। इसके अलावा बेटा जी आप के एक और टाइप जो उन्होंने ऐड कर दी है पकड़ के, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 7 ऐड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग ऐड की। ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है? लॉजिक कहते हैं तुक को, मतलब इसकी तुक क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है, आखिर इसके पीछे कोई दलील क्या है जो हम इसको फॉलो करते हैं। तो उसमें उसने ये 6 टॉपिक दिए हैं जी, क्रिटिकल थिंकिंग के, लेटर्स एंड सिंबॉलिक सीरीज के, लॉजिकल डिडक्शन के, लॉजिकल प्रॉब्लम्स के, कोर्स ऑफ एक्शन के, और कॉज एंड इफेक्ट के। ये 6 जो है ना वो टाइप्स के साथ वो क्वेश्चन देगा। हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन कैसे हैं। ले बेटा, ये सैंपल क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग का। उसने कहा क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन व्हिच यूजेस लॉजिक एंड सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। हम लॉजिक के जरिए से, अकल का इस्तेमाल करते हुए, रीजंस को, दलील को, हालात और वाकयात को सामने रखते बताते हैं कि कोई चीज़ झूठ है या कोई चीज़ जो है वो सच है। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आपके सामने कोई स्टेटमेंट आई, कोई बातचीत आई, आप कहते हैं ये सही है, ये गलत है, तो इसके लिए आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तो कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज देन डिसाइड वेदर द 3 स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू है या प्रॉबेबली ट्रू है। इसमें फ़र्क क्या है कि ट्रू या प्रॉबेबली? हम कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है, हम कहते हैं ये गालिब इम्कान है कि सच होगा,
ठीक है ना, यानी you have some bit doubt about, you are not clear about it. When you are not clear about it, you say that probably true. And when you are totally true and you are convinced that something is true, then you say that it's really much true. In the same way, insufficient data to say true or false. You don't any have anything to claim that whether any statement is true or false. And then probably false and the false. ठीक है जी, ये चीजें आपसे पूछेंगे और ये तब आएंगे जब आपके पास कोई लॉजिकल सीक्वेंस अंडरस्टैंडिंग मौजूद होगी। जैसे ये एमएस कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल फॉर पास्ट 5 years, रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city. ये बेटा जी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अहमद की कंपनी थी, 5 साल का रिपोर्ट है, उसमें रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, वो कामयाब है, सक्सेसफुल है, उसने अपने स्टाफ को 5 5 स्टार होटल में खाना भी खिलाया। तो कहता है जी अहमद इज रिच, यस ऑफ कोर्स इज रिच, बिकॉज उसने कहा कि जी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल का वर्ड, फिर वो अपने स्टाफ को 5 स्टार होटल में जब खाना खिला रहा है, तो ऑब्वियसली द वन हु इज डूइंग दैट वन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट ही इज प्रोबेबली रिच, नहीं है, ही इज रिच फॉर दैट। ओके जी, तो हम कहेंगे कि यस ट्रू, यहाँ पे आंसर हम इसको ट्रू के साथ देंगे और वो हमें ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देखेगा, ट्रू ट्रू फॉर, ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें ट्रू को हम सेलेक्ट कर देंगे। अब एम स्टाफ और हैप्पी, अब ये मुझे बताएं कि अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू अ मील एट 5 स्टार रेस्टोरेंट। तो ना भी अगर आप स्टाफ का हिस्सा हैं और अहमद साहब ने आपको कहा दिया आप 5 स्टार में खाना खाएं, तो आपका क्या ख्याल लगता है कि आप खुश होंगे, ठीक है, या आप नाराज होंगे, या लगता है कि हाँ यार खुश होंगे? तो ऑब्वियसली वी थिंक दैट दे आर हैप्पी, लेकिन ऑब्वियसली नहीं है, दे आर प्रोबेबली हैप्पी, दे आर गालिबन खुश होंगे, लाजमी खुश होंगे, तो यार लाजमी खुश होंगे, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। तो इसके बारे में हम 100% ट्रू नहीं कह सकते, क्यों? देर आर मेनी पीपल इन द स्टाफ दे से यार नहीं, हमें आप पैसे दे देते, हमें खाना नहीं खिलाते, हमें जरूरत नहीं थी। तो हम इसके लिए क्या कहते हैं कि ये क्या होगा, प्रोबेबली ट्रू होगा, ये प्रोबेबली ट्रू है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, इसी तरह से ये जो एमएस कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 27, तो 27 उसने 27 को कोई मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि 2018 जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर था। इसका मतलब ये है कि 2017 के अंदर भी अच्छी प्रोग्रेस हुई होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोबेबली ट्रू है, इट्स नॉट रियली ट्रू। ठीक है जी, तो इस तरह करके आप जो है वो क्वेश्चन करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब मैं आपको फिर बता दूं कि समवन गिव्स यू स्टेटमेंट एंड यू हैव टू एनालाइज दैट स्टेटमेंट वेदर इट्स ट्रू, रॉन्ग, फॉल्स और प्रोबेबली फॉल्स। और ये तभी होती है जब आपके सामने आप अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये बेटा जी लेटर्स एंड सिंबल सीरीज पहली दफ़ा इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये जो आर्मी कैडेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं, आर्मी में कैप्टन बनना चाहते हैं, उनके लिए ये आईक्यू टेस्ट होता है कि ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं वो कैसी होती है। देखें ये बड़ा सिंपल है, बहुत मज़े का काम है, थोड़ा सा माइंड आपका चले। ये देखें, ये आपको ई नज़र आ रहा है और दरमियान में एम है और आगे सारे ही एम के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर ई दरमियान में डब्ल्यू है, तो हम ये कॉमन सेंस समझते हैं, अगर ई के दरमियान के सेंटर में एम एक था तो अगले तीनों एम है, तो अब चूंकि सेंटर में डब्ल्यू है और यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू नजर आ रहा है, तो ये भी डब्ल्यू ही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनने वाला है, ये डब्ल्यू किधर गया आपका, ये वाला आपका ऑप्शन होगा। कितना सिंपल है। तो एक दफा आप इसको कहते हैं पैटर्न, इसको कहते हैं सीरीज, इसको कहते हैं कि हाउ थिंग्स आर अरेंज इन द नेचर। जिस तरह आपको समझ में लगना शुरू हो जाएगा, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। नहीं जी, नेक्स्ट आपका लॉजिकल डिडक्शन है। लॉजिकल का मतलब होता है कोई दलील, कोई वजह, कोई रीजन, और डिडक्शन का मतलब अखज़ करना, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाने को, एक नतीजे पे पहुंच जाने को लॉजिकल डिडक्शन कहते हैं। तो कहता है देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, फॉर एग्जांपल एक फैमिली, उसमें 6 पर्सन का नाम जे जी जे बी ई टी और जेड है। उनके प्रोफेशन, एक टीचर है, एक राइटर है, एक एक्टर है, और सिंगर, एक डांसर है, एक लॉयर है। बट नॉट, लेकिन ये सेपरेटली नहीं है, मतलब रिस्पेक्टिवली नहीं है कि मतलब पहले नंबर पे कौन है जी और यहाँ पहला टीचर, जी टीचर नहीं है, जे राइटर नहीं है, ई जो है वो एक्टर नहीं है, रिस्पेक्टिवली नहीं है नंबर। तो क्या है, वो कहता है कि जी जो है वो टीचर है, ठीक है, जी जो है वो क्या हो गया, टीचर हो गया, जी इज अ टीचर, जेड इज अ डांसर, और ये जेड जो है वो डांसर है। देखें ये सेकंड लास्ट पे वर्ड आ रहा है। और जो बी है वो क्या चीज है, वो इज नीदर राइटर नॉर एक्टर, ना वो राइटर है राइटर है। ई इज द नीदर सिंगर नॉर लॉयर, ई जो है ना वो सिंगर है, लॉयर है। तो टी इज एन एक्टर, जे इज अ लॉयर। और अब बताएं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु अमंग देम हैज अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर्स। कहता है कि इनमें ए बी सी डी के अंदर हु अमंग हैज अ प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर, कौन लॉयर है।
तो ये देखें बेटा जी, पहली बात तो ये कि उसने खुद ही लिख दिया है कि जे इज़ अ लॉयर। तो हम देखते हैं कि जे कहाँ पे, ए जो है पहली ऑप्शन, जे कौन है? लॉयर, तो यही हमारा ऑप्शन बन रहा है। और बी में बी कौन है? बी का तो उसने हमसे पूछा ही नहीं कि बी कौन है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक क्या बनाने पड़ेगा, टेबल बना लें, रफ एस्टिमेट कर लें। यहाँ पे आप जी जे लिख लें और फिर उसके आगे लिखते हैं कि ये फलां है, ये फलां है, और जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। ये हम इस डिटेल में भी क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। इट इज़ जितना ये आपको देखने में मुश्किल लगता है, ये सॉल्व करने में उतना ही आसान है। ये बस आप जस्ट आपको वो ये थोड़ा सा घुमा देता है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि वो लॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ये एक क्वेश्चन है आपको कि ललाबाई इज अ सॉन्ग, ललाबाई लोरी को कहते हैं कि लोरी लोरी सुनाना असल में एक सॉन्ग होता है। और कोई भी सॉन्ग जो है ना वो प्रोज नहीं होता। प्रोज का मतलब वो जो रिटन टेक्स्ट होते हैं उनको प्रोज कहते हैं, मजामीन वगैरह प्रोज होता है। और जो कुछ प्रोजेज हैं वो एपिक्स हो सकती हैं। अब एपिक्स लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को जो है ना प्रोजेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो कंक्लूजन क्या निकालता है कि सम प्रोजेस आर सॉन्ग्स। क्या प्रोजेस सॉन्ग्स हैं? तो कहता है कि प्रोजेस एपिक्स जरूर हो सकती हैं, और एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, नॉट नेसेसरली अ सॉन्ग। ठीक है ना, तो ये तो नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है। सम एपिक्स आर ललाबाइज, ललाबाइज जो है ना वो तो लोरी होती हैं, और लोरियां क्या होती हैं, वो सॉन्ग होती हैं। और एपिक तो सॉन्ग है ही नहीं। एपिक तो कहता है कि प्रोज हो सकती है, सॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। और कहता है सम सॉन्ग्स और ललाबाइज, कहता है ललाबाई सॉन्ग होता है और कुछ सॉन्ग ललाबाइज हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्लियर हो सकता है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव केस। सिर्फ दो ही ठीक है? नहीं, वो तो उन्होंने कहा। क्या ओनली थ्री इज राइट? यस, ओनली थ्री इज राइट। वन टू थ्री और इन अप्रूव, कहता है कि सारे इसको मैच नहीं करते, नहीं, ये तीसरा मैच कर रहा है, लेकिन उसको काट देता है, तो ये हमारा बीटा ऑप्शन होगा। इस तरह करके आपके क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप 10-15 भी अलग से कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ये है जी कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि आप एक काम करने लगे हैं, मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना, तो बड़ी आसानी से आप क्या कहते हो, पहली चीज़ फिर दूसरी चीज़ तीसरी, तरतीब से चीज़ें रखते हो। ये जो तरतीब से चीज़ें रखने का नाम है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। अब इसमें कहता है कि जो पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरेबली पुअर। किसी इलाके में ये स्टेटमेंट दी हुई है इसने कि पावर सप्लाई जो है ना वो एक्स कोई रियासत है, उसकी बड़ी पुअर है। वो कहता है जी कि उसके कोर्स ऑफ एक्शन में स्टार्ट क्या करेगा, वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। तो वापडा को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए कि वो जो एक्शन ले अगेंस्ट पावर, वो जो बिजली चोरी हो रही है उसका वो एक्शन ले। बिल्कुल ठीक है। द गवर्नमेंट शुड जनरेट न्यू, और उसको नई पावर एनर्जी जो है ना वो उसको इनेट करनी चाहिए। तो दोनों ही ठीक है, ताकि वो जब पता चले कि हमारी पावर सप्लाई बहुत पुअर है तो उसको ये दोनों एक्शन स्टार्ट कर देने चाहिए। तो क्या करेगा, इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, नहीं वन नहीं दो भी है। इफ ओनली टू, नहीं दो, दोनों दोनों ही जाने चाहिए। इफ ईदर वन एंड टू और इज मोस्ट, अगर पहला या दूसरा इंपॉर्टेंट, नहीं दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों निकल गए। इफ नीदर वन नॉर टू इज मोस्ट, ये भी नहीं। इफ बोथ वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, हाँ अगर पहला और दूसरा दोनों ही अप्रोप्रिएट हैं तो फिर जो है ना इसका मतलब है कि ये बात हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू है, लिहाजा हमारा ये ई ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें मतलब ये है कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि वो अर्जेंटली टेक एक्शन करेगा, और या एट द सेम टाइम ये मोर पावर को जनरेट करना शुरू कर देगा। इस स्टेटमेंट के नतीजे में ये दोनों ही काम अप्रोप्रिएट हैं, लिहाजा हमारा ऑप्शन क्या होगा, ई एल, या इसको ई फॉर एको कहेंगे, एको वाली ऑप्शन, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, और ई स्टैंड्स फॉर एको। तो एको ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगेन इसके लिए आपको माइंड की गेम है, इसका अंग्रेजी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक, इसका ताल्लुक आपके माइंड से, कॉमन सेंस से है कि कितनी अवेलेबल माइंड आपका चलता है। और ज़ाहिर बात है मेडिकल के अंदर आपको डिसीजन बहुत जल्दी करने होंगे, आपको चीज़ों को डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ कैसे करूँ। और मेरे लिहाज से ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इससे इंसान की थिंकिंग पावर डेवलप होती है। एंड आई रियली लाइक एंड एंडोर्स दिस काइंड ऑफ सिलेबस। इंटरनेशनल सिलेबस है, आप जहाँ भी जाएंगे इंटरनेशनली वो आपके माइंड को, अब ये रट्टा सिस्टम तो है नहीं भाई, इसमें कौन सा रट्टा चलता है कि चार किताबें पढ़ी हुई, ये आपको कॉमन सेंस को वो डील करता है। ये कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन उससे मजेदार है। आपको पता है कि कमरे में अंधेरा हो तो नजर नहीं आता,
कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। किसी ने आपको जोर से थप्पड़ मारा हो तो दर्द होता है, कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो तो उसका इफेक्ट ये आता है कि आप अच्छे नंबर से पास होते हैं, ठीक है। ये एक कानून है, ये जो कॉज एंड इफेक्ट का रूल है, यूनिवर्सल नेचुरल लॉज है और वन ऑफ द लॉज है। आप अच्छे काम करते हैं तो यकीन रखें आपको अच्छाई मिलनी मिलनी है। आपसे कोई बुराई सरजद हो गई है तो कोशिश करें कि तोबा कर लेंगे, तोबा नहीं किया तो उसकी बुराई का असर आप पे मिलना ही मिलना है। ये कॉज एंड इफेक्ट है। तो कॉज क्या कहता है, स्टेटमेंट दी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। अब कहता है कि जो स्टैंडर्ड है ना लिविंग का पीपल का, वो इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग, वो बढ़ गया है सिंस द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से बढ़ गया है। तो दूसरी उसने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो की है। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ने शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, उसने अपनी इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ को शो किया है। पहले बताएं बेटा जी, ग्रोथ शो हुई है कि पहले ये लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है? क्या लगता है आपको कि कौन चीज किसके जरिए इफेक्ट होगा, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है? तो कब कोई चीज जो है ना वो स्टैंडर्ड किसी मेजरमेंट के ऊपर शो होना शुरू होती है, जब पीछे कुछ हो, मतलब गुब्बारे के अंदर हवा आप भरते हैं तो गुब्बारा उड़ता है ना, तो इसका मतलब कि वो गुब्बारा उड़ा तो वो उसकी एक असर था, उसका कॉज क्या था, समबडी फिल्ड एयर इनटू इट। तो इसमें पिछले 2 सालों से बढ़ोतरी हुई है तो इंडेक्स ने शो किया ना। तो कहता है जी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, ये कहता कॉज है, और जो स्टेटमेंट 2 इसका इफेक्ट है, ठीक है ना। ये कॉज बना और ये इफेक्ट बना। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज, अब ये कहता है कि नंबर 2 कॉज है और ये इफेक्ट है। इसका कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। और बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट एंड नहीं, ये भी नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या लगता है आपको कि कौन सा, क्या पहले वजह बनी और क्या उसका रिजल्ट आया? तो ये पहला, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग, ये बढ़ रहा था, उसकी वजह से इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो रिजल्ट आया। तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, अल्फा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जी दैट्स ऑल। ये हमारी बेटा जी हमने सारी चीज़ें कर ली, देख लें, इसके बाद रिवाइज कर लें। ये नंबर 6 के ऊपर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये 6 के 6 बेटा जी क्वेश्चन आ गए। आई होप सो यू वुड लाइक दैट वीडियो और आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, और ऑब्वियसली यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट, और आपको स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। ये वाली स्लाइड आपको हेल्प करेगी ग्रामर को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है जी। चलें बच्चों जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी ध्यान से इसको सुना, और मैं पूरी मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस तरह की चीज़ों को, देखें ये नॉलेज है और ये आपको अल्लाह ताला नॉलेज अता करे, और जितना जितना आपको नॉलेज अता होगा उतना आप इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। लें जी, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा फिजिकल क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में। और आपको कोई भी इस हवाले से कोई क्वेरीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।